2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और खास तौर से भारतीय जनता पार्टी के चेहरा नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से वायदा किया था कि अगर बीजेपी को सत्ता मिलती है और उनके नेतृत्व में सरकार बनती है देश में, तो वे अच्छे दिन लाएंगे। और उन्होंने 10 वायदे किए थे देश की जनता से, जिसमें तमाम इतनी बड़ी बड़ी बातें कही गई थी, जिस पर भरोसा करके देश की जनता ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2014 में देश में सरकार बनाई, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए। और उसके पहले देश की जनता भ्रष्टाचार के सवाल पर जो तत्कालीन सत्तारूढ़ दल था उससे पूरी तरह से उब चुकी थी। तो इसलिए उसको नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक उम्मीद दिखी, एक विश्वास दिखा, और उनको लगा कि ये जो कह रहे हैं जब ये सत्ता इनको मिलेगी तो शायद उस पर कुछ अमल करेंगे। लगभग 10.5 साल पूरे हो गए हैं नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व में चल रही सरकार। और इस दौरान मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया से लेके इतने तरह के स्लोगन्स दिए गए, इतने तरह के नैरेटिव्स दिए गए कि जिसको लेके जनता खुद कंफ्यूज हो गई कि आखिर इस इतने नैरेटिव्स के पीछे मोटिव क्या है। और दूसरी तरफ लगातार ये दावा किया जा रहा है केंद्र सरकार के नेताओं की तरफ से, मंत्रियों की तरफ से, कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से विकसित होने वाली अर्थव्यवस्था है और हम तीसरी अर्थव्यवस्था है दुनिया। लेकिन दूसरी तरफ ये भी आंकड़े देखने को मिल रहे हैं कि भारत से पलायन करने वाले लोगों की तादाद लगातार बढ़ रही है। कानूनी और गैर कानूनी दोनों तरीके से भारत छोड़कर भागने वाले लोगों की संख्या में इजाफा हो रहा है। भ्रष्टाचार के सवाल पर, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी का भ्रष्टाचार हो या जुडिशरी का भ्रष्टाचार हो, वो बहुत तेजी से उसमें इजाफा हो रहा है। और सरकार दावे चाहे जितना करे कि करप्शन पर जीरो टॉलरेंस है, लेकिन वह जीरो टॉलरेंस ग्राउंड लेवल पर दिखाई नहीं दे रहा है। आज हम इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे भारत सरकार के पूर्व सचिव श्री विजय शंकर पांडे जी से, क्योंकि विजय शंकर पांडे जी भ्रष्टाचार के सवाल पर लगभग 30 साल से उन्होंने एक मुहिम चला रखी है, जब वो नौकरी में थे तब भी और सेवानिवृत्त होने के बाद भी। तो आज मैं उन्हीं से जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर क्या वजह है कि इतने बड़ी बड़ी बातों के बावजूद न तो गवर्नेंस में कोई बहुत ज्यादा क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रहा है और न भ्रष्टाचार को रोकने में कोई बहुत ज्यादा कामयाबी हासिल हो रही है। और अभी हाल में जिस तरह से घटना दिल्ली में हुई है और दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज के घर में आग लगने के बाद जितनी बड़ी धनराशि के बारे में चर्चा हो रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि एक कमरे में बहुत बड़ी धनराशि रखी थी और वो आग में जल गई। कुछ लोग कह रहे हैं कि फायर विभाग के अधिकारियों ने उसका वीडियोग्राफी किया था और बाद में उसको डिलीट करा दिया गया। ऊपर के अधिकारियों के कहने पर तरह तरह की बातें कही जा रही। एक और चर्चा हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने कॉग्निजेंस लिया है और उस जज को वापस इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया है। तो इन सारे पर विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे पांडे जी से कि आखिर इस तरह की घटनाएं जो समय समय पर होती रही हैं, और अभी ताजा घटना दिल्ली हाई कोर्ट के जज का है, इसके बारे में उनका क्या नजरिया है, उनका क्या दृष्टिकोण है, क्यों नहीं इस तरह की वारदातों पर अंकुश लग पा रहा है और इस तरह की घटनाओं के पीछे के कारण क्या है। पांडे जी। नमस्कार मिश्रा जी, इस विषय पर चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा है कि इस बात को हम लोग बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि अगर आप कुछ काम कर रहे हैं तो काम बोलने लगता है, आपको बोलने की जरूरत नहीं रहती। और ये हमेशा से सही रहा है कि जब किसी ने कुछ किया है तो उसको अपनी ढपली बजाने के लिए और क्लेम करने की जरूरत नहीं, वो नीचे दिखने लगता है। मिश्रा जी, अगर कि कोई देश अच्छा काम कर रहा या नहीं कर रहा, वहाँ की व्यवस्था कैसी है, सुचारू रूप से चल रही है या नहीं चल रही, जनता वहाँ की खुश है कि नहीं खुश, इसका एक बहुत सिंपल सा मानक है। क्या वहाँ के नागरिक उस देश को छोड़ के भागने के लिए उद्यत हैं या वहाँ रहने में अपना सम्मान महसूस करते हैं। आप उदाहरण के रूप में देख लीजिए, जितने भी संपन्न देश है वहाँ से कोई छोड़कर अपना देश नहीं जाना चाहता, बल्कि जो लोग आना चाहते हैं उनके प्रति उनकी भावना थी, भाई तुम क्यों आ रहे हो। हमारे यहाँ देश में हाई नेटवर्थ लोग, अमीर लोगों के देश छोड़ के भागने का सिलसिला बहुत दिनों से चल रहा है और इसके बारे में पुष्ट डेटा उपलब्ध है कि हजारों लोग प्रतिवर्ष देश छोड़ के बाहर जा रहे हैं। और ऐसे लोग देश छोड़ के जा रहे हैं जो अपने कार्य में, अपने क्षेत्र में सफल रहे हैं, उसी के चलते उनकी कहते हैं
सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से उनकी एक साख बनी हुई है। इसके अलावा नौकरी की तलाश में, धंधे की तलाश में इस देश को छोड़कर जाने वालों की लाइन लगी है। और अभी हाल में जब अमेरिका में नए राष्ट्रपति जब आए तो उन्होंने जो अवैध रूप से एंट्री पाए हुए अमेरिका में घुसे हुए लोगों को बाहर करने का सिलसिला शुरू किया, तो हमारे देश के नागरिक जो अवैध रूप से अमेरिका में थे वो हजारों हजार की संख्या में उन्हें पकड़ पकड़ के हथकड़ी बेड़ी लगाकर उन्हें अपनी अमेरिकी मिलिट्री की जहाजों में उतार के भेजा गया। ये सब देखकर देश, किसी भी देश का सर शर्म से झुक जाना चाहिए और ये सोचने पे मजबूर उस देश को होना चाहिए, आखिर हमने अपनी व्यवस्थाएं इतनी लचर, इतनी खराब, इतनी भ्रष्ट क्यों कर रखी है कि जो लोगों को देश छोड़कर भागने के लिए मजबूर करे। दूसरा, और हमने अपना प्रशासन, सरकारी तंत्र इतना खराब क्यों रख कर रखा है कि लोगों को 2 समय की रोजी रोटी के लिए भी विदेशों भागना पड़े। आपको हमेशा अच्छी तरह पता है कि जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं वहां पर भारतीयों के जाने का जो सिलसिला दशकों पहले शुरू हुआ, 30-40 साल पहले शुरू हुआ, वो आज भी और बिना रोक टोक जारी है। और जिसको मौका मिलता है वो वहां पर यहाँ देश छोड़ के भागने के लिए हमेशा तैयार रहता है। प्रश्न ये है कि आखिर हम अपने देश को क्यों इस तरह चला रहे हैं कि हम अपने देश के लोगों के लिए न तो काम धंधे ढूंढ पा रहे हैं, न उन्हें वो वातावरण दे पा रहे हैं कि उन्हें बाहर जाने की नौबत ना आए। भ्रष्टाचार की जो हालत है उसके बारे में कहना नहीं, क्योंकि दुनिया के सारे जो संस्थाएं हैं जो इस पर करप्शन के इंडेक्स, करप्शन पर वॉच डॉग है, वो साफ तौर पर कहती है कि भारत देश हमारा दुनिया के भ्रष्टतम देशों की श्रेणी में आता है। हम और आप कितना भी ढपली बजा लें उसके विपरीत, लेकिन सच तो सच रहेगा। इतने वर्षों की स्वतंत्रता के बाद भी इस देश की सभी राज्य सरकारें, केंद्र सरकार मिलकर एक थाना नहीं ठीक कर पाई, एक तहसील नहीं ठीक कर पाई, एक ब्लॉक नहीं ठीक कर पाई, जहां पर लोग जाकर बिना किसी रिश्वत सिफारिश के अपना काम करा सके। ये देश का यथार्थ है और इसी का जो जिसे कहते हैं कि आउटकम आपको रोज देखने को मिलता है, चाहे वो गरीब लोगों का देश छोड़कर पलायन और अवैध रूप से संपन्न देशों में घुसकर रोजी रोटी कमाने की ललक, या हाई नेटवर्थ लोग, अमीर लोगों का देश छोड़कर भागना, या जो भ्रष्टाचार के मामले जो रोज उजागर होते। आपने मिश्रा जी, जज जो दिल्ली हाईकोर्ट के जज सहाय साहब का, जो एक वर्मा जी का जो भी नाम उनका, उनके घर में लगी आग, उसमें निकलने की जो बात कही, देखिए इस पर बहुत ज्यादा लिखा जा चुका है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने जैसे उन्हें पता लगा कि उनको यशवंत सहाय को, वर्मा जो भी है वो जज साहब को इलाहाबाद वापस भेजा जा रहा है, चूंकि इलाहाबाद में नियुक्त हुए थे सपा शासनकाल में और उन्हें दिल्ली न्यायालय में, उच्च न्यायालय में ट्रांसफर किया गया, तो उनको जब खबर मिली कि उनको वापस भेजा जा रहा है तो वो विद्रोह कर दिया उन लोगों ने, बार एसोसिएशन उत्तर प्रदेश, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद ने, और उन्होंने कह दिया कि इस भ्रष्ट जज को हम स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि इसके घर से 15 करोड़ रुपए, उन्होंने बाकायदा बयान दिया है और लिख के कहा है कि 15 करोड़ रुपए इसके यहाँ से अवैध बरामद हुआ है। इसको हम लोग क्या डस्टबिन है कि आपको दिल्ली से उन्हें हटाने की नौबत आई तो आप उन्हें इलाहाबाद भेज देंगे? मिश्रा जी, ये खुलकर ये मामला सामने आया है और इस पर जो लीपापोती का प्रयास हो रहा है वो तो इतना दुखद है कि उसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। और ये हमारे देश की पूरी संस्कृति को प्रदर्शित करता है कि किसी सच को स्वीकार करने का साहस नेताओं में कभी था ही नहीं, क्योंकि वो तो भ्रष्टाचार के दलदल में और झूठ के बाजार में ही पनपे हैं। ब्यूरोक्रेसी के बारे में क्या कहा जाए, क्योंकि वो तो इन राजनीति तंत्र का हाथ का खिलौना है और सिर्फ नौकर है। उसकी हैसियत तो उससे खुद ही पहले ही, तो संविधान के नौकर तो है नहीं, संविधान के लिए काम करते नहीं, देश के वो सिविल सर्वेंट नहीं, वो तो राजनेताओं के वो हैं, नौकर है, और जैसा हुक्म करते हैं वैसा वो करते हैं, क्योंकि उन्हें अपने स्वार्थ की पूर्ति ज्यादा जरूरी महसूस होती है। देश की जनता संविधान से उसे मतलब नहीं। अब ये मर्ज जुडिशरी में सीधे साके दिख रहा है कि उस पर लीपापोती का प्रयास शुरू हो गया है। बयान आ रहे हैं कि फॉरेस्ट फायर वाले ने तो कुछ देखा ही नहीं, उसके ऊपर से बयान आ रहा है कि हमने तो भी कोई जांच ही नहीं की। अब बयान आ रहा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, हमने तो ट्रांसफर ही नहीं किया, ये तो पहले की बात चल रही है। 14 मार्च की ये घटना है जब वो आग लगी, उसके बाद उभरता है ये 19-20 मार्च में। शुरू में ही तुरंत उनको ट्रांसफर करने की बात की जाती है, उसके बाद फिर लिपापोती का काम शुरू हो जाता है। ऋषा जी, ये हमारे देश के चरित्र का, हमारे देश के जो तंत्र के चरित्र का एक खुला, जैसे कहते हैं, उदाहरण है, जिसमें राजनेता, ब्यूरोक्रेसी और अब जुडिशरी भी पूरी तरह शामिल है। ये दुख इस बात का नहीं है कि कोई जज भ्रष्ट है या उसके आज क्या निकला, किसका पैसा था, क्या था। अभी एक थ्योरी चल रही हो किसी और का पैसा था, क्या तो जो भी चले। प्रश्न ये है कि अगर किसी ने गलती की, आप अपने घर में पैसा रखने की अधिकृत नहीं है,
कितना बार आपने किया तो आपको जवाबदेह बनाया जाएगा। देश के कानून के तहत उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ देश के कानून के तहत कार्रवाई होने का कोई कल्चर ही नहीं बचा। अब तो राजनीतिक कारणों से अगर किसी को दंडित करना हो, किसी को चुप कराना हो, तो आप करिए, नहीं तो खुली छूट है। और देखिए मिश्रा जी, जो आपने शुरू की कि सरकार, पहली सरकार जो यूपीए की थी, निहायत भ्रष्ट थी, क्योंकि उसके समय में जितने स्कैंडल हुए वो रिकॉर्ड टूट गए थे। क्योंकि हम लोग उस समय एक्टिवली पर काम कर रहे थे, तो मिश्रा जी मैं आपको शेयर कर सकता हूँ कि कोई विभाग ऐसा नहीं बचा था जिससे बड़े बड़े स्कैंडल न होते। खैर, जनता उभी, उसे उसको उठा के फेंका कि सरकार लाई, तो उसमें शुरू में लगा कि सरकार कुछ करेगी, लेकिन बाद में लगा तो जुमला है, 15 लाख रुपए आएगा वो जुमला। अब न खाऊंगा न खाने दूंगा, हमें तो लगता है ये जुमला है, क्योंकि लोग खा भी रहे हैं और खिला भी रहे हैं, इसमें कोई दो राय तो है नहीं। अभी आपने लखनऊ में देखा, एक अधिकारी, आईएएस अधिकारी जो है वो 5% कमीशन मांगते हुए उसको सस्पेंड किया गया। आप इस पर ध्यान दीजिए, वो अधिकारी 3 साल तक लखनऊ का डीएम था, मुख्यमंत्री के नाक के नीचे बैठा था। मिश्रा जी, अधिकारी भ्रष्ट होता है, वो ऐसा नहीं होता किसी एक पद पा के भ्रष्ट हो जाए। वो भ्रष्ट थे, हैं और रहेंगे। आपको तब नहीं दिखा, वो वीसी था, वाइस चेयरमैन एलडीए आपने बनाया, उसके बारे में तमाम खबरें आज अखबारों में छपी है। उसे ये भ्रष्टाचार किया, ये आपको क्या आंख बंद थी आपकी? मुख्यमंत्री जी, आप मुख्यमंत्री बनने काबिल नहीं है अगर आपको अपने नाक के नीचे सब कुछ नहीं दिखता। आप जब जिम्मेदारी के पद पे बैठे हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप देखें आपके नीचे क्या हो रहा है। जनता जब आपके हाथों में सारी शक्तियां दी है तो आपसे अपेक्षा करती है कि श्रीमान जी आप आंख बंद करके मत बैठिए और फेवर मत करिए किसी का। कोई चहेता नहीं होता, जब राजनेता जब गद्दी में बैठता उसका कोई चहेता नहीं होता, कोई मित्र नहीं होता। उसकी मित्र सिर्फ उसका एक धर्म है, राजधर्म, जिसे कहते हैं जनता की सेवा करना। आप देखिए उस अधिकारी ने कितना अंधेर किया, कितनी प्रॉपर्टीज की, आज अखबारों में सब छपा हुआ है, मुझे कहने की जरूरत नहीं। जब मैं आपके दर्शकों का समय नहीं व्यक्त करना चाहता, क्योंकि सब लोग पढ़े लिखे हैं, देखते होंगे। सैकड़ों एकड़ जमीन ले लेना, फला जगह गड़बड़ कर देना। मुख्यमंत्री जी आपको दिख नहीं रहा था क्या? साहब आपको दिख नहीं रहा था क्या? प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री जी आपका दिख नहीं रहा था क्या? नियुक्त सचिव बैठे हुए आपको दिख नहीं रहा था? कमिश्नर साहब आप क्या सो रहे थे? क्या कर रहे थे? सब शामिल है। यूपी की घटना पर दोबारा अभी विस्तार से और चर्चा करेंगे। अभी हम चर्चा कर रहे हैं करप्शन इन जुडिशरी पर। हम सबने सुना है, देखा है कि जब 2014 का इलेक्शन कैंपेन था नरेंद्र मोदी जी का, तो उसमें उन्होंने जुडिशरी में भी पारदर्शिता की बात की थी। और जब सरकार बनी एनडीए की, तो जजेज की नियुक्ति को लेके जो प्रक्रिया है उसमें बदलाव करने की कोशिश भी हुई थी और कॉलेजियम सिस्टम की जगह एक नया वैकल्पिक व्यवस्था लागू करने की कोशिश हुई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और अपोजिशन की तरफ से विरोध के चलते वह नई व्यवस्था लागू नहीं हो पाई और आज भी जजेज की नियुक्ति उसी पुरानी प्रक्रिया के तहत हो रही। दूसरा एक और खास बात है कि जैसे कि आपने पहले भी कहा कि ये जो करप्शन का मुद्दा है ये अबव द पार्टी लाइन है और अक्रॉस द पार्टी लाइन है। आजादी के बाद से लेके अब तक जुडिशरी में जजेज की नियुक्ति भाई भतीजावाद, पॉलिटिकल एफिलिएशन, पॉलिटिकलिटी के आधार पर ही होती रही और ज्यादातर मामलों में मेरिट को इग्नोर किया गया। और पिछले कुछ वर्षों से या हम कहें कि पोस्ट मंडल रिकमेंडेशन के लागू होने के बाद तो जुडिशरी में भी आरक्षण के आधार पर जजेज की नियुक्ति की वकालत की जाने लगी और कहा जाने लगा कि नहीं, न्यायपालिका में भी एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के जजेज की तादाद कम है, उनकी तादाद बढ़ाई जानी चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि जहां एक तरफ पॉलिटिकल एफिलिएशन, पॉलिटिकल लॉयल्टी के आधार पर जजेज की नियुक्ति होने लगी, भाई भतीजावाद को महत्व दिया जाने लगा, वहीं दूसरी तरफ मेरिट को इग्नोर करके कास्ट और कम्युनल लाइन पर भी जब जजेज की नियुक्ति में इस तरह के मानदंडों को अपनाया जाने लगा, तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसके चलते कि आज जुडिशरी की शाख एकदम सबसे निचले पायदान पर पहुंच गई है। और ये जो समय समय पर इस तरह की घटनाएं सुनने और देखने को मिल रही हैं, ये उसी का नतीजा है। देखिए मिश्रा जी, ये पहले 1992 से पहले तक मुझे याद है जुडिशरी रिकमेंडेशन करती थी, लेकिन सारा नियुक्ति का अधिकार केंद्र सरकार के पास रहता था। उसमें कंसल्टेटिव प्रोसेस बहुत लंबा, उसमें मैं नहीं जाना चाहूंगा। 92 या 93 के आसपास सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने बैठकर अपना एक नियम कानून बनाया कि हम जो है अब कोलिजियम सिस्टम से नियुक्ति किया करेंगे। दुनिया में ये पहला उदाहरण है जहां पर एक ग्रुप बैठकर जो टोटली अनअकाउंटेबल,
जिसका जनता के प्रति कोई भी जिम्मेदारी नहीं है, कोई उत्तरदायित्व नहीं है, वो अकाउंटेबल नहीं है, उसने ये निर्णय ले लिया जुडिशियल ऑर्डर के थ्रू कि हम अब जजों की नियुक्ति करेंगे। देखिए, मैं उस समय के राजनीतिज्ञों को पूरी तरह से दोष देता हूँ कि वो इतने कमजोर और इतने, जैसे मैं शब्द नहीं प्रयोग करना चाहिए, इतने कमजोर और इतने, जैसे कहते हैं, उनको संविधान के प्रति कोई लगाव नहीं था कि उन्होंने इस प्रकार के निर्णय को स्वीकार कर लिया और उन्होंने इनके हाथ में सौंप दिया। ये बिल्कुल दुनिया में कहीं आप बता दें, किसी देश में, आप भारत देश से अच्छी जुडिशरी कई देशों में चल रही है, वो ये नहीं करता। और ये इसको जितनी जल्दी बदला जाए उतना अच्छा होगा। सिर्फ एक कारण से, अनअकाउंटेबल लोग ये निर्णय नहीं ले सकते। आप कोई भी तर्क दे दीजिए, ये तर्क दिया जाता है कि राजनीतिक हस्तक्षेप बहुत है रहा है, इसके कारण हमें करना पड़ रहा है। अब राजनीतिक हस्तक्षेप तो खत्म हो गया, लेकिन एक इलेक्टेड ग्रुप का हस्तक्षेप इतना बढ़ गया है कि भाई भतीजावाद, जिसको आपने बताया, उनकी भरमार हो गई। अगर जनता द्वारा चुना गया व्यक्ति अकाउंटेबल नहीं होगा तो क्या आप इनडायरेक्टली अपॉइंटेड लोग अकाउंटेबल होंगे जनता के प्रति, और आप क्या सही काम करेंगे? देखिए मिश्रा जी, प्रश्न इस बात का नहीं है कि मंडल कमीशन आने के बाद सभी वर्गों के रिप्रेजेंटेशन, उनके रिजर्वेशन की बात हो, इसमें कोई बुराई नहीं। इस समाज के हर वर्ग के लोगों को बिल्कुल रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, लेकिन आप उन वर्गों से ईमानदार लोग लाइए, सक्षम लाइए ना। आप क्यों बेईमान, कमजोर और लैक ऑफ इंटीग्रिटी वालों को चुनते हैं? प्रश्न ये नहीं है कि आप बैकवर्ड लोगों को ला रहे हैं, कि शेड्यूल कास्ट को ला रहे हैं, कि मुस्लिम्स को ला रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। देश के संविधान में इसकी जगह ही नहीं, कोई किसी जाति धर्म की कोई जगह नहीं। यहाँ जो नागरिक है उसके बराबर के अधिकार हैं और उसके बाद बराबर का उसका होना चाहिए। और संविधान में ये प्रावधान भी कि जिन वर्गों, जो कमजोर वर्ग, उनको प्रश्रय दिया जाए। देखिए मिश्रा जी, कोई भी समाज जो इंक्लूसिव हो, जो सबको साथ लेके चले, वही आगे बढ़ पाता है। इसलिए जुडिशरी में भी बिल्कुल होना चाहिए, किसी एक छोटे से वर्ग या जाति का कोई वर्चस्व नहीं होना चाहिए। लेकिन प्रश्न वही आता है, आप उनमें से ढूंढ लीजिए ना अच्छे। क्या आपको ईमानदार बैकवर्ड जज नहीं मिलते? क्या आपको ईमानदार मुस्लिम जज नहीं मिलते? क्या आपको ईमानदार शुल्का जज नहीं मिलते? लेकिन आप वो नहीं ढूंढेंगे, आप लाएंगे ऐसा जो आपके कहने पर गलत सलत काम करे। मिश्रा जी, सारी समस्या की जड़ बेईमानी है, भ्रष्टाचार है, भ्रष्ट सोच, भ्रष्ट आचरण। एक और उदाहरण इस समय दुनिया के सामने है। अमेरिका जैसा डेवलप्ड देश और डेवलप्ड डेमोक्रेसी, और वहां के राष्ट्रपति जैसा ताकतवर व्यक्ति आज आरोप लगा रहा है अपने ही देश की जुडिशरी पर कि उनकी जुडिशरी एक्टिविज्म कर रही है। जब डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों को अलग अलग अदालतें स्टे दे रही हैं, उस पर सवाल खड़ा कर रही हैं, तो अमेरिकी राष्ट्रपति अपने ही देश के जजेज को एक्टिविस्ट कह के उनके फैसलों को खारिज करने की कोशिश कर। तो हमारे सामने दो उदाहरण है। एक भारत का, जो कि भारत अभी अमेरिका के मुकाबले न तो उतना विकसित है, न संपन्न है, न एजुकेशनली उतना एम्पावर्ड है, और दूसरा अमेरिका का। तो क्या चाहे डेवलप्ड सोसाइटी हो या अंडर डेवलप्ड सोसाइटी हो, मैरिज ऑफ कन्वीनियंस ही मेन फार्मूला होता है। जो लोग सत्ता में रहते हैं उनके और जुडिशरी के बीच में, या जो सत्ता में रहते हैं उनके और ब्यूरोक्रेसी के बीच में, कि अगर उनके इशारे पर जुडिशरी काम करे, उनके इशारे पर ब्यूरोक्रेसी काम करे, तो वह ब्यूरोक्रेसी अच्छी है, वह जुडिशरी अच्छी है। और अगर उनके इशारे पर काम नहीं कर रही है तो वो खराब है, वो अपने जिम्मेदारी से भटक रही है। मिश्रा जी, प्रश्न ये है कि आप कौन सही है, और इसका निर्णय जो है अंत में जनता ही करती है, और तो कोई करता नहीं। लोगों को सब पता है कि कौन सही कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, चाहे कोई बोले या ना बोले। हर एक्शन अपने आप में बोलता है कि वो सही था कि नहीं। जो अमेरिका में जो राष्ट्रपति ने खुल के कहा है कि जजेस भ्रष्ट हैं, यही स्वस्थ लोकतंत्र का सिग्नल है कि वहाँ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लेकर आप मुंह नहीं बंद कराते। यहाँ तो देखिए, आप इनको भ्रष्टाचार नहीं दिखता, इनको अंधेर नहीं दिखता, इन्हें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दिखता है कि इनको मत बोलो, चाहे जो कुछ भी कर ले। मिश्रा जी, ये देश इस तरह नहीं चलते कोई भी कि आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के नाम पर आप देश चलाएंगे। सबसे कमजोर एक्ट है, 3 महीने की सजा कर पाएंगे, 6 महीने। यहाँ आईपीसी फेल है, जहाँ पर हत्या होती है, भ्रष्टाचार। इस देश में 24 घंटे हर मिनट भ्रष्टाचार हो रहा है, उस पर इनको कोई नहीं दिखता। लेकिन इन्हें सिर्फ इनके खिलाफ न बोलो। क्यों न बोले? ये देश सीख ले अमेरिका से। उसका राष्ट्रपति कह रहा है भाई जज बहुत बेईमान है, लेकिन वहां जुडिशरी कंटेम्प्ट नोटिस नहीं जारी करती, क्योंकि वो कहती है, लोकतंत्र इसे कहते हैं कि आप जनता से ऊपर नहीं है। वो ठीक कहता है, आप अनइलेक्टेड हो, हमारे ही अपॉइंटेड हो, और आप हमें बताओगे कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। असली लोकतंत्र वो है जो जनता की व्यू को इम्प्लीमेंट करे। देखिए मिश्रा जी, कानून जो है
इसी व्यवस्था द्वारा बनाए गए हैं। मैं हमेशा कहता हूँ सरकारों के पास कानून से इतर जाके काम करने का पूरा अधिकार है, लेकिन वो सरकार का प्रयोग इस तरह करिए कि कानून को बदल दीजिए। जो आपकी पॉलिटिकल अलाइनमेंट, जिसका आपको मैंडेट मिला, उसको बदल दीजिए और फिर कानून के रहते उसके विपरीत मत जाइए, क्योंकि ये संवैधानिक परक कार्य नहीं है। जो चीज आपके एजेंडे में, जो देखिए अंत में लोकतंत्र में जनता सुप्रीम, जनता ने जिसको मैंडेट दिया उसके पास उस मैंडेट पर काम करने का अधिकार है। अब उसका यह स्किल है कि वो उस अधिकार का कैसे प्रयोग करता है। अगर उसे जरूरत पड़ती है कानून बदलने की, उसे कानून बदलना चाहिए और कानून बदल के करना चाहिए। लेकिन जब तक वो कानून, तब तक तो आपको उसका पालन करना पड़ेगा, क्योंकि अंत में देश तो कानून से चल रहा है। क्योंकि संविधान क्या है? एक कानून ही तो है, एक लिखित कानून ही तो है। अरे हमारे यहाँ दिक्कत ये है कि यहाँ पर सबका मुंह बंद कराने की कोशिश की जाती है। जुडिशरी ने मुंह बंद करा के कोई बोले ही ना, क्यों ना बोले भाई? जुडिशरी को सीखना चाहिए अमेरिका से। यहाँ के राजनेता क्या क्या सीखेंगे? क्योंकि वो तो खुद ही डरते हैं जुडिशरी से, क्यों कोई उनका सीबीआई जांच न करा दे कोई, और सीबीआई जांच में पकड़े जाएंगे। मिश्रा जी, ये अपने कर्म है जो आपको मजबूत और कमजोर बनाते हैं। आपको कोई कानून नहीं डराता, आपके अपने कुकर्म डराते हैं, आपका अपना खुद का अंदर का भ्रष्टाचार डराता है। इस डर से लोग डरते हैं। मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं कि जैसे मैंने आपसे कहा, जिस समय ये कोलिजन सिस्टम लाया जा रहा था, उस समय के प्रधानमंत्री की जो हालत थी आप अच्छी तरह जानते हैं। माइनॉरिटी सरकार चला रहे थे, तरह तरह के केसेस में गिरे हुए, तो बोल ही नहीं पाए। आज की स्थिति भी ये है कि अगर आपको कोई भय नहीं है तो आप डायलॉग करके जो कह दीजिए कि भाई ये उचित नहीं है और ये तो बदलना पड़ेगा। अंत में देश को की जनता ने जिसको मैंडेट दिया है वही निर्धारित करेगा। आफ्टर ऑल संविधान जब बदलने का अधिकार है जिस देश के पास, जिस देश के पार्लियामेंट के पास, उसके पास कुछ भी बदलने का अधिकार है। वो कल कुछ भी बदल दे, क्योंकि उसके पास अधिकार है। अच्छा, आपको याद होगा कि जब संविधान के अमेंडमेंट की बात आई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो बहुत बड़ी एक मेजोरिटी लोगों की थी जो कह रहे थे संविधान अमेंडमेंट का अधिकार होना ही नहीं चाहिए, नहीं तो सरकारें जो है लोग तो मेजोरिटी के नाम पे बदलेंगे इसके। उस समय जितने भी विद्वान थे वहां, उन्होंने इसको अपोज किया। खासकर अम्बेडकर ने भी कहा देखिए ये गलती मत करिए। कोई भी कानून जो है पत्थर की लकीर नहीं होता, वो कानून इवॉल्विंग होता है। समय के साथ उसकी आवश्यकताएं बदलती हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, और एक तर्क बहुत मजबूत ये दिया गया कि आज हम लोग अपनी एक सीमित सोच से अपने देश को हजारों साल तक एक ही तरह की बंधन में बांध के नहीं जा सकते। लोगों के पास आगे आने वाले समय, हम कोई इलेक्टेड भी नहीं है, आगे आने वाले जो इलेक्टेड लोग हैं उनके पास ये अधिकार हमेशा होना चाहिए कि कौन सा कानून रहेगा, कौन सा जाएगा। इस दृष्टि से हमारी जो राजनेता है वो इस बात को समझे। लेकिन दिक्कत ये है कि जब आप अपनी कमजोरी इतनी पाल लेंगे तो फिर आप वो नैतिक बल, पेशा जी जुडिशरी के साथ स्ट्रेंथ क्या है? जुडिशरी के पास न तो पब्लिक मैंडेट है, न ही उसके पास वो स्टेट की ताकत है। वो खड़ी किस पर रहती है? खड़ी रहती है पब्लिक ओपिनियन। उसका एक गार्जियन, उसकी एक ताकत पब्लिक ओपिनियन। क्यों? लोगों को न्यायालय में विश्वास है। इस दृष्टि से जो ये मामला जो हाईकोर्ट के जज का आया, वो मैं ये बड़े उससे हम्बली कहना चाहूंगा कि इस तरह के मामलों में लीपापोती जो आपकी जुडिशरी की ताकत है पब्लिक ओपिनियन की, वो खत्म कर देंगे। और इस पर बहुत तेजी से आग की तरह खबर फैली है कि अगर इस मामले में लीपापोती की गई तो जो कवच जुडिशरी को मिला हुआ है वो हट जाएगा। देखिए, मैं विश्वास से ये कहता हूं कि जुडिशियल सिस्टम अकेला सेवियर है हमारे राष्ट्र का। संविधान में आर्टिकल 32 में ये कहा गया कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो गार्जियन है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो प्रोटेक्टर है हमारे फंडामेंटल राइट्स का। एक संस्था को ये जिम्मेदारी दी गई है और उस संस्था की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इस तरह का आचरण, इस तरह का निर्णय ले बिना राग द्वेष के, बिना इस बात की चिंता किए कि कौन फंस रहा, कौन छूट रहा, किसका मित्र है, किसका दोस्त है, कौन इसको लाया, किसने रखा, अच्छे हैं कि बुरे हैं। आप फंस गए तो फंस गए, आपने गलत किया तो किया। लीपापोती नहीं करनी चाहिए। अंत में हम लोग की बात समझना चाहिए कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस हमारे संविधान हमारे लिए सबसे जरूरी है, और उसके बिना हम ना आप लोग ये बोल पाते, ना हम लोग को ये फ्रीडम होती। अगर ये हमारे पास जुडिशियल सिस्टम ना होता और संविधान में ये प्रोटेक्शन ना होता और संविधान को बचाने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट को ना दी गई होती। इसलिए सबसे ज्यादा दुख की बात यह है कि जुडिशरी में जब इस प्रकार की बातें उठे तो बिना
संकोच के जो भी लोग आज जुडिशरी को मैन कर रहे हैं, जो चला रहे हैं, उनके ऊपर देश का ये एक ऋण है कि वो अब जरा अपने भाई भतीजावाद से ऊपर उठे, वो ये राग द्वेष छोड़ दें और कॉल ए स्पेड, सही को सही कहें और गलत को दंडित करें। जुडिशरी में भ्रष्टाचार सबसे घातक है। देखिए, लोग कहते हैं सब तरफ भ्रष्टाचार है तो जुडिशरी में नहीं। अनअकाउंटेबल संस्था को इतना जबरदस्त अधिकार सिर्फ एक फेथ को दिया गया है। वो फेथ है कि आपसे अपेक्षा है कि आप सबसे ऊपर होंगे, आप राजनेता की तरह व्यवहार नहीं करेंगे, आप ब्यूरोक्रेसी की तरह व्यवहार नहीं करेंगे, और आपके साथ एक कवच है पब्लिक ओपिनियन का। इसीलिए बड़े बड़े सूरमा जो जीत के चुनाव आते हैं वो भी हिम्मत नहीं करते, क्योंकि पब्लिक ओपिनियन खिलाफ हो जाएगी आपकी, क्योंकि पब्लिक समझती है कि जुडिशरी ही हमारा अकेला सेवियर है, इससे छेड़छाड़ मत करो। इसीलिए जब सीबीआई और ईडी के कार्य क्षेत्र इसको बाहर किया गया तो बहुत अच्छा निर्णय। जुडिशरी को इनसे बिल्कुल सेपरेट किया जाना चाहिए, लेकिन जब आप अपने का प्रोटेक्शन चाहते हैं तो आपसे बहुत उच्च स्तर का, बहुत ही हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटीग्रिटी, हाईएस्ट लेवल ऑफ आपसे इम्पार्शियलिटी की अपेक्षा है। उसमें आज जो ये प्रकरण है, इसमें जिस प्रकार के निर्णय लिए जा रहे हैं, उसमें लगता है कि कहीं ये बहुत बड़ा फेलियर हो रहा है और ये बहुत घातक होगा, क्योंकि पब्लिक फेथ अगर इससे हटा तो देश का बहुत बड़ा नुकसान इससे हो जाएगा। इसका मतलब साफ है कि अगर इस बार जिनके हाथ में न्यायपालिका की कमान है, उन्होंने अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया और ईमानदारी से इस पूरे मामले की जांच नहीं कराई और जो भी जिम्मेदार है उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की, तो आने वाले समय में न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की निष्पक्षता और न्यायपालिका के भविष्य पर भी खतरा और बढ़ सकता है। बहुत-बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर दोबारा मिलेंगे किसी और विषय को लेके विस्तार से चर्चा करने के लिए। नमस्कार।